नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नव्या गुप्ता और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के प्रिय सुमित चौधरी की सेहत पिछले कुछ वक्त से खराब चल रही है, अतः आज का वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर मेवाड़ के हिंदू राजा राणा सांगा को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि माननीय नेता अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में संबोधन के दौरान मेवाड़ के हिंदू राजा राणा सांगा को गद्दार कहा गया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राणा सांगा कोई और नहीं बल्कि मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा राणा प्रताप सिंह सिसोदिया के दादाजी ही थे। राणा सांगा के बारे में और अधिक जानना है, हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। मगर आज के वीडियो में बस हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को भारत में आने का न्योता दिया था। कहा जाता है कि साल 1527 में दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इब्राहिम लोदी के राज्याभिषेक के पश्चात सभी क्षेत्रीय शासकों ने बगावत कर दी थी। सभी राजपूत राजाओं को संगठित कर राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत से कई युद्ध किए, मगर लोदी पठानों को उखाड़ फेंकने में काफी मुश्किलें आ रही थी। अतः उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को न्योता भेजा कि वो दिल्ली पर हमला करे और पीछे से राणा सांगा खुद आगरा पे कब्जा कर लेंगे। इस घटना का जिक्र बाबरनामा में मिलता है, जो कि एक समकालीन लेख माना जाता है। चलिए हम सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट टाइम में यूज की जाने वाली बाबरनामा असली बाबरनामा की कॉपी है, जो असल में आज तक मिली नहीं क्योंकि उसकी मानुस्क्रिप्ट तुर्की चगताई थी, जो अकबर के रूलिंग पीरियड तक खराब हो चुकी थी। अकबर के पीरियड में ही खाली जगहों को भरने के लिए इसे दोबारा बनाया गया। अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानेखाना द्वारा करवाया। कहा जाता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को लड़ने के लिए अपने साथ बुलाया था, मगर सोचने वाली बात यह है कि राणा सांगा तो पहले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। जब वो पहले से इतने ताकतवर थे तो बाबर को क्यों बुलाते? असल में बात ऐसी है कि जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले किए तब उसे यह पता लग गया था कि हिंदुस्तान में लोदी सल्तनत का सबसे बड़ा शत्रु राणा सांगा ही है। इसीलिए उसने राणा सांगा से मदद लेने की कोशिश की, मगर राणा सांगा द्वारा इस प्रपोजल को ठुकराने के कारण बाबर नाराज हो गया और सांगा के खिलाफ लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। असल में बाबरनामा में यह लिखा है कि इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने दिल्ली का सुल्तान बनने के लालच में बाबर को बुलाया था। राणा सांगा ने स्मार्टली बस इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाने का सोचा, क्योंकि उनको लगा कि बाबर बस लुटेरा है और लूटपाट करके वापस चला जाएगा और उसके जाते ही दिल्ली पर हिंदू राजाओं का कब्जा स्थापित कर सकते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि बाबरनामा कई ऐतिहासिक घटनाओं पर खरा नहीं उतरता। इसके अलावा बाबर पहले भी 4 बार बिना किसी के बुलावे हिंदुस्तान में लूटपाट करके वापस जा चुका था। मॉडर्न टाइम्स में राजनीति के लिए हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज को इंसल्ट करना आम बात हो चली है। कभी महाराज सूरजमल, कभी राणा सांगा तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को बदनाम किया जाता है। आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह कुछ चंद राजनीतिक दलों द्वारा तुच्छ राजनीति के लिए महान योद्धाओं को बदनाम किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही इतिहास की जानकारी पहुंचे। सक्सेस प्लस एकेडमी से जुड़े रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ।